आप लोगों का विज्ञान के सेशन में स्वागत है। हम लोग धातु एवं अधातु का जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर के अंदर जो हम लोग धातुओं की प्राप्ति के बारे में बात कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसे और समझते हैं और डिटेल में कि कैसे हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। तो हम लोग धातुओं की प्राप्ति का एक सेशन कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक थिंग देखी कि कैसे हमारे ओर्स में मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, और उनमें हमने ये देखा कि जितने भी हमारी धातु हैं वो क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग हमारी 3 स्टेजेस हैं। बहुत ज्यादा वो एक अभिक्रिया करती हैं, कुछ बीच की करती हैं और कुछ बहुत कम करती हैं। और उनका जो निष्कर्षण इसका मतलब है कि अलग-अलग टाइप का होगा, क्योंकि जब वो जितना कम रिएक्ट करेंगे तो वो हमारे उनके यौगिक कम टाइप के बनेंगे, और जितना ज्यादा अभिक्रिया करेंगी उतने ही और ज्यादा यौगिक बनेंगे, और उसमें से हमें धातु को निकालना होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें अब हम लोग देख रहे हैं कि जो सक्रियता श्रेणी जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे निचले हिस्से के धातुओं का कैसे निष्कर्षण होता है, थोड़ा हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था, उसी को आज हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अब जो हमारा निचले हिस्से में जो होते हैं, हमें मालूम है वो बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, और वो या तो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं या वो सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। अब हमारा मेन जो आज हम ध्यान दे रहे आज जो हम लोग मेन ध्यान दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि ये जो सल्फाइड के रूप में जब हमें पाए जाते हैं, तो ये सल्फाइड्स को कैसे हम अलग करते हैं, या सल्फाइड में से कैसे हम अपने मेन धातु को निकालते हैं। तो ये जो सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं हमारे आयंस जो हमारे और पाए जाते हैं, इनको हम सबसे पहले हवा की उपस्थिति में हम इनको गर्म करके इनके ऑक्साइड बनाते हैं। तो जो हमारा जो उसका जो हमारा एक और होगा, जो मेन उसमें मेटल होगा और उसका जो सल्फाइड रूप होगा, तो सल्फाइड क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस गैस रूप हो गया, वो अलग हो जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं भर्जन। तो आप सबसे पहले ये इसमें देखिए, दो कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं। एक तो ये बता रहे हैं भर्जन रोस्टिंग कैसे होती है, एक तो हम ये बता रहे हैं। दूसरा ये देखिए कि सेम ही आंसर जाएगा अगर ये पूछा जाए कि जो सक्रियता श्रेणी में जो निचले हिस्से के जो हमारी धातु है उनका कैसे निष्कर्षण होता है। तो एक चीज को कई रूप में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चंस, और मैं कहूंगी उससे ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर है कि हम कैसे सल्फर को अलग करते हैं। तो आप कहेंगे ऑक्सीजन के साथ जब हम उसका ऑक्साइड बनाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बन के वो अलग हो जाता है। तो ऐसे कई प्रकार के प्रश्न इसके साथ बन सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पारे का निष्कर्षण, कि पारा कैसे हम अलग करते हैं। तो ये जो पारा होता है ये भी हमें क्या है, देखिए इसमें जो पारा है इसके अयस्क का नाम है सिनाबर, और इसका फॉर्मूला है HgS। ये बहुत जरूरी है आपको याद करना, क्योंकि बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें सिर्फ अयस्क के नाम पूछे जाते हैं या उनके फॉर्मूले, या आपको दोनों चीज पूछी जाएगी, अयस्क का नाम और उसका फॉर्मूला। तो ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं पारा का कैसे निष्कर्षण होता है। उसका भी हम लोग क्या करते हैं, भर्जन रोस्टिंग करते हैं, और पारा हमें ऑक्साइड मिलता है, मरकरी ऑक्साइड मिलता है। तो अब आप जैसे भर्जन है आप समझ गए होंगे कि इसकी हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जब होती है तो उसमें जो प्रेजेंट सल्फर होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है और सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में गैस रूप में बाहर हो जाती है। और जो हमारा मेन जो हमारा तत्व है मरकरी, पारा, वो हमें अलग मिल जाता है। ये देखिए ऐसे ये इस रूप में हमें थोड़ा लाल रंग का मिलता है। अब हम देखते हैं कॉपर का निष्कर्षण। कॉपर का देखिए अयस्क का नाम क्या है, कॉपर ग्लांस। इसका फॉर्मूला है Cu2S। इसको हम लोग कॉपर सल्फाइड भी बोल देते हैं। ये जो कॉपर ग्लांस है इसका भी हम कैसे निष्कर्षण करते हैं कि हवा की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है, और अब आपको मालूम हो गया क्या मिलेगा ऑक्सीजन के साथ, सल्फर। वेरी गुड। अब सल्फर आपस में मिल गए, सल्फर और ऑक्सीजन हुआ सल्फर डाइऑक्साइड, और हमें क्या मिल गया, कॉपर।
तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अब पूरा क्लियर हो गया होगा कैसे हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर के जो हमारी अशुद्धि है उसको किसी धातु से अलग करते हैं। जो अयस्क में उस एक धातु का जो अयस्क है उसमें अगर सल्फर प्रेजेंट है तो हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं उसको और सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में सल्फर अलग हो जाती है। अब हम लोग ध्यान देते हैं मध्य भाग में, इसमें जो आने वाले धातु हैं उनका कैसे निष्कर्षण करते हैं। तो ये जो मध्य में आने वाले धातु होते हैं तो उनका क्या होता है, जो ऊपरी वाली धातु होती है उसके तो अपेक्षाकृत वो कम रिएक्टिव होते हैं और जो निचले भाग में आने वाली धातुओं से वो ज्यादा प्रतिक्रियाशील या वो उनकी अभिक्रिया बहुत जल्दी होती है। तो इसमें हम कुछ के नाम हमारे कई हैं लेकिन हम अभी थोड़े एग्जांपल आपके सामने रख रहे हैं, जैसे आयरन, जिंक, लेड। आयरन का फॉर्मूला Fe, जिंक का Zn, लेड का Pb। तो जैसे मैं अभी रुक रही थी तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे आप भी अपना जब कोई ऐसे हमने कोई सिंबल नहीं रखे आप सोचें और कॉपी में लिखें, क्योंकि ऐसे ही आपको प्रैक्टिस होगी सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स और जो हमारे यौगिक बन रहे हैं उनके फॉर्मूले याद करने के लिए। अब हमने जो ये है जो मध्य भाग में आने वाले जो धातु हैं इनकी प्रकृति में क्या होता है, संबंधित सल्फाइड या कार्बोनेट रूप में पाया जाता है। तो मैंने आपको पहले चार्ट दिखाया था, तो आपने वो चार्ट अगर कॉपी में बनाया है तो अभी पॉज करिए वीडियो, वो अपना वो चार्ट सामने रखिए, देखिए यही चीज हमने बताई थी। मध्य भाग में या तो वो उनका सल्फाइड होता है या कार्बोनेट रूप होता है। तो अब इस पे हम देखते हैं कैसे, जब हम कह रहे हैं दो टाइप का मिल रहा है हमें, तो उन दोनों का निष्कर्षण भी हमारा दो अलग मेथड से होगा। अब देखते हैं, देखिए जिंक का अयस्क क्या है। जिंक का अयस्क और का नाम क्या है, जिंक ब्लेंड। इसका फॉर्मूला हो गया ZnS। ZnS जिंक सल्फाइड भी इसको बोलते हैं। तो देखिए कभी कभी आपसे यही पूछा जाएगा जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला दीजिए, जिंक ब्लेंड का दूसरा नाम क्या है वो बताएं। तो हमारी क्या चीज है, हमारी सब सामने हमारे ये है, लेकिन इसको कितने रूप में पूछा जा सकता है, अगर आपको ये पूरा याद होगा तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। जिंक अयस्क का दूसरा एक जो हमारा ये जो अयस्क का जिंक का जो अयस्क का नाम है वो है कैलेमाइन। कैलेमाइन का क्या फॉर्मूला है, ZnCO3। इसको हम जिंक कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो मुझे अब फिर से बोलने का मैं नहीं चाहती, मैं इस चीज को बार बार रिपीट करूं, लेकिन आप ध्यान रखें जब भी कोई अयस्क का नाम हम आपको सामने दिखा रहे हैं तो आप याद करिए कि इनको याद करना है। अब हम देखते हैं ये जो जिंक ब्लेंड है इसका भर्जन होता है, रोस्टिंग होती है, और जो ये कैलेमाइन होता है इसका निस्तापन कैल्सिनेशन होता है। तो अब आप देख रहे हैं जहां सल्फाइड है, अब आप याद हो गया हमारा भर्जन रोस्टिंग होगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बन के अलग हो जाएगी, जिंक मिल जाएगा। लेकिन जब हमें ये कार्बोनेट मिल रहा है तो कार्बोनेट का हम निस्तापन करेंगे, वो कैसे करेंगे वो अभी हम सीखेंगे। अब जैसा ये तो अब हमें पक्का हो गया है कि जिंक जो हमारा ब्लेंड था जिसमें सल्फाइड की अशुद्धि थी उसको हमने ऑक्सीजन के साथ गर्म करके हमने क्या करा, जिंक ऑक्साइड बनाया, और यहाँ पे ये SO2 गैस निकलेगी। चलिए अब इसको हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे ये जो हमारा जिंक ब्लेंड और जो कैलेमाइन है इसका कैसे हम डिफरेंट प्रोसेस से इसमें से जिंक निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो जिंक ब्लेंड है हमारा, इसमें हमारा सल्फाइड की इम्प्योरिटी है, तो हमने उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जिसमें जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हमारा निकल गया। अब हमने जिंक ऑक्साइड का फिर क्या करा, कार्बन के साथ रिएक्शन करवाया जिससे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और जिंक हमारे पास आ गया। अब जो कैलेमाइन अयस्क है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, इसमें कार्बोनेट की इम्प्योरिटी है।
तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सीमित हवा में इसको गर्म करते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं कैल्सिनेशन, निस्तापन। और इसमें क्या, इससे हमें जिंक ऑक्साइड मिल जाता है। तो याद रखें कि जब भी हमारा कोई और है, हमारा मेन एम ये रहता है कि हम उसका ऑक्साइड रूप ले लें, क्योंकि फिर ऑक्साइड का क्या होता है, जब हम कार्बन के साथ उसका रिडक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीजन निकल जाती है। तो जिंक कार्बोनेट का हमारा मेन ये था, जिंक कार्बोनेट से हमें जिंक ऑक्साइड बनाना था, तो वो हमने कैल्सिनेशन से, निस्तापन से बना लिया। अब जो ये होता है, जो धातु के जो ऑक्साइड का जो संबंधित धातु में कार्बन के अतिरिक्त हम लोग और भी तरीके से जो है उसको रिडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक हम अभी तक जो हम देख रहे हैं, हमने समझा है कि कार्बन हम यूज करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमें जिंक ऑक्साइड मिला, उसमें फिर हम कार्बन के साथ उसका रिएक्शन करके रिडक्शन करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं और ऑक्सीजन निकल जाती है। लेकिन कार्बन के अतिरिक्त और भी रिड्यूसिंग एजेंट का उपयोग धातु के ऑक्साइड से संबंधित धातु को प्राप्त करने के लिए होता है। कई बार क्या होता है, ये जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, इनको हम कैसे करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, विस्थापन की प्रतिक्रिया से भी हम इसको प्राप्त करते हैं। ये विस्थापन की प्रतिक्रिया कैसे होती है, यहाँ पे देखें, हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड है, तो हमारा ये मैग्नीज भी क्या है, Mn, ये भी हमारा एक हम और में से इसको अलग करते हैं। अब मैग्नीज का क्या है, ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड। मेन क्या है, हमें ये ऑक्सीजन इसमें से अलग करनी है। अब इस ऑक्सीजन को कैसे अलग करेंगे, एक तो हमने कार्बन का तो पढ़ लिया है, लेकिन अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेना है, विस्थापन अभिक्रिया को समझना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम से इसका रिएक्शन करवा देते हैं। तो एल्यूमिनियम से क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और मैग्नीज हमारी पास आ जाती है। तो ये हमारा क्या, विस्थापन। तो जो ये जो था, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए उसने क्या करा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। अब हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं, जब ये थर्मिट प्रतिक्रिया, ये थर्मिट प्रतिक्रिया क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो आयरन ऑक्साइड होता है को हम एल्यूमिनियम धातु के साथ गर्म करते हैं, और फिर क्या होता है, जो फेरिक ऑक्साइड का जो रिडक्शन होता है वो लोहे में हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखें, ये क्या है, यहाँ पे देखिए, ये थर्मिट, ये आयरन का ओर है, Fe2O3, इसकी एल्यूमिनियम से करवाई, सेम थिंग, Al2O3 अलग हो गया, आयरन हमारे पास मिल गया। तो ये जो प्रतिक्रिया है, थर्मिट प्रतिक्रिया, ये आयरन के निष्कर्षण में आती है काम में। और याद रखें, जब भी हम ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं, तो हम लोग एल्यूमिनियम का नाम अगर याद कर लेंगे तो बहुत इजी होगा हमें इसको लिखना, और ज्यादा हमें ऐसे रटने की जरूरत नहीं होगी। एक बात का और ध्यान रखें कि इसमें देखिए, आयरन के पास मैंने L लिखा है, L का मतलब है लिक्विड। तो ये जो हमें लोहा प्राप्त होता है, ये हमें मोल्टेन स्टेट, पिघली हुई, तो बहुत गाढ़ा सा एक घोल मिलता है हमें लोहे का, उसको हम कहते हैं मोल्टेन स्टेट। पिघली हुई अवस्था में हमें लोहा प्राप्त होता है। तो पिघली हुई अवस्था में हमें लोहा प्राप्त होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, जो कॉपर ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ रिडक्शन। तो अभी जो हमारा इस समय जो हमारा फोकस जा रहा है, वो जा रहा है कि कार्बन के अलावा हम और कैसे जो ऑक्साइड होते हैं, जो ऑक्सीजन का जो रूप होता है ऑक्साइड रूप में, किसी और के साथ उसको कैसे अलग कर सकते हैं। तो एक तो हमने कार्बन का पढ़ लिया है, अब हम अलग अलग जो हमारे ओर्स हैं, अयस्क हैं, उनका हम देख रहे हैं, एल्यूमिनियम के साथ कैसे विस्थापन अभिक्रिया के साथ हम अपना जो धातु है उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कॉपर ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ करवाया, अब आपको याद हो गया क्या बनेगा, Al2O3, और कॉपर हमें मिल गया। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर धातु में रिडक्शन हो गया, अवकरण हो गया, अपचयन हो गया। ये देखिए,
है ना? जब ऑक्सीजन हमारी निकल जाती है हमारे ओर में से, तो ऑक्सीजन कब निकलती है? अपचयन से। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, जो हमने पहले पढ़ा है उसको नहीं भूलें। वो सब हमने शुरू में इसीलिए पढ़ा क्योंकि अब जब हम कह रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि कब ऑक्सीजन मिल रही है, कब ऑक्सीजन उससे अलग हो रही है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने और डिटेल में देखा कि कैसे जो हमारे कम रिएक्टिव हैं, सबसे नीचे की जो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल हैं, उनको वो सल्फाइड रूप में मिल सकते हैं। वो जो सल्फाइड रूप है उसको कैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस से अलग किया जा सकता है और धातु हमें मिल सकती है। दूसरा, हमने बीच में आने वाले जो हैं उनकी अभिक्रियाशीलता को भी थोड़ा देखा और ये भी देखा कि कैसे अपचयन एक तो हम कार्बन के साथ कर सकते हैं, लेकिन हम विस्थापन अभिक्रिया के साथ भी ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। अब मेन किसका हमने रिएक्शन देखी? एल्यूमिनियम के साथ उसकी अभिक्रिया देखी। अगले सेशन में थोड़ा सा और धातुओं के निष्कर्षण के बारे में हम लोग समझेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्ते।